नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं 1909 में अंग्रेजी सत्ता के केंद्र लंदन में ब्रिटिश राज को सीधे चुनौती देने वाले 26 बरस के नौजवान मदनलाल ढींगरा की वीर गाथा का दूसरा भाग। मदनलाल ढींगरा अमृतसर से लंदन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आए थे, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में विनायक दामोदर सावरकर और अन्य युवा साथियों के प्रभाव में आकर उनके मन में क्रांतिकारी विचार पनपने लगे। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस राष्ट्रवादी चर्चाओं और भाषणों का केंद्र बन गया था और विनायक दामोदर सावरकर के ओजपूर्ण भाषणों से छात्रों में राष्ट्रभक्ति की और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष की भावना जोर पकड़ रही थी। अक्सर इंडिया हाउस जाने वालों में आसफ अली, बिपिन चंद्र पॉल के पुत्र और बाद में फिल्म लेखक और निर्देशक बने और बॉम्बे टॉकीज के मालिकों में से एक बने निरंजन पॉल, वकील और इतिहासकार डॉक्टर के.पी. जायसवाल, डब्ल्यू.वी. फडके, बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने सिकंदर हयात खान और ब्रिटेन के भारतीय कम्युनिस्ट नेता और बिजनेसमैन शपूर जी सकलतवाला जैसे लोग शामिल थे। मदनलाल ढींगरा भी अन्य भारतीय छात्रों की तरह इंडिया हाउस के चक्कर लगाया करते थे और वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर के क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आ गए। सावरकर ने उन्हें अपनी अभिनव भारत संस्था का सदस्य बना लिया। सावरकर ने मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया था, सिखों के इतिहास पर लेख लिखे थे और 1907 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी थी। ढींगरा की कोशिश रहती कि हर रविवार को इंडिया हाउस में होने वाली बैठकों में वो जरूर जाएं। इन बैठकों में सावरकर और अन्य कई क्रांतिकारी भाषण दिया करते थे। ढींगरा अंतर्मुखी थे और कम बोलते थे। भाषण तो शायद ही उन्होंने कभी दिया हो। एक दिन सावरकर भारत में क्रांति को लेकर भावपूर्ण भाषण दे रहे थे, जबकि दूसरे कमरे में शोर हो रहा था। मदनलाल भी इसी कमरे में थे। सावरकर ने ढींगरा को झिड़कते हुए पूछा, क्या यही बहादुरी है? मदनलाल अपने व्यवहार पर बड़े शर्मिंदा हुए और कई दिन तक इंडिया हाउस नहीं आए। फिर एक दिन अचानक आकर उन्होंने सावरकर से पूछा, क्या शहादत का वक्त आ गया है? सावरकर ने जवाब दिया, जब शहीद मन बना लेता है तो शहादत का वक्त आ जाता है। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके लिए दो दो व्यक्तियों के समूह बनाकर लंदन के भारतीयों को इंडिया हाउस आने का न्योता देने का काम सौंपा गया। मदनलाल ढींगरा को हरनाम सिंह के साथ एक समूह में रखा गया। इंडिया हाउस में 1857 के क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगाने में भी मदनलाल ने सहयोग किया था। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश की आज़ादी में योगदान करने की कस्में खाई और उन्हें छाती पर लगाने के लिए 1857 स्मारक बैज या बिल्ले दिए गए। अगले दिन लंदन के प्रमुख अखबार द टाइम्स ने इस समारोह की खबर को बहुत बारीकी से छापा। जब ये बिल्ले लगाकर छात्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। इसका फल ये हुआ कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बल ने अपनी आंखें इंडिया हाउस पर गड़ा दी। इसके बाद श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस का राजनीतिक काम सावरकर को सौंपकर पेरिस चले गए। उन्हीं दिनों मदनलाल का बड़ा भाई कुंदनलाल उनसे मिलने आया। उसने बताया कि घर में पिताजी मदनलाल की राजनीतिक गतिविधियों से बहुत नाराज हैं और सलाह दी कि मदनलाल को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मदनलाल ने बड़े भाई की सलाह पर बस हाँ हूँ में जवाब दिया, पर यह साफ था कि वो अपना रास्ता चुन चुके थे और इससे उन्हें डिगाना आसान नहीं था।
फिर 1908 के अक्टूबर में लंदन के कैक्सटन हॉल में तिलक की रिहाई और बंगाल विभाजन को खत्म करने की मांग को लेकर एक सभा हुई जिसे लाला लाजपत राय ने संबोधित किया। 29 दिसंबर 1908 को 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 200वां शहीदी दिवस भी कैक्सटन हॉल में मनाया गया। इन सब गतिविधियों से ब्रिटेन की पुलिस और प्रेस दोनों चौकन्नी हो गई और इंडिया हाउस में अपने जासूस भर्ती करने लगी, पर इन जासूसों का क्रांतिकारियों को पता चल गया। इस समय भारत मंत्री जॉन मॉर्ले का पॉलिटिकल एड डी कैंप यानी एडीसी विलियम हटकर्जन वाइली नेशनल इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था चला रहा था। ये संस्था भारत से आकर ब्रिटेन में पढ़ रहे छात्रों में ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति भरने का काम करती थी ताकि ये छात्र राष्ट्रवादी एजेंडे से दूर रहें। सावरकर ने मदनलाल ढींगरा को इसमें शामिल होने का सुझाव दिया ताकि इसकी कार्रवाइयों की खबर मिलती रहे। एक दिन मदनलाल ने सबके सामने सावरकर से झगड़ा किया और कभी इंडिया हाउस न आने की बात कहकर वहां से चले गए। इसके बाद जब अभिनव भारत की सभा नीतीश दास के घर में अली खान की अध्यक्षता में बुलाई गई तो मदनलाल ढींगरा उसमें उपस्थित थे। कुछ समय वो इंडिया हाउस में सावरकर, सेनापति बापत और जीसी वर्मा के साथ भी रहे। अप्रैल 1909 में वो फिर से इंडिया हाउस में रुके। फिर यहाँ से वो बेजवाटर इलाके में 108 लेडबरी रोड पर स्थित एक मकान में रहने के लिए चले गए। उन्होंने 15 शिलिंग प्रति सप्ताह पर एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर लिया। इस समय ढींगरा की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उन्हें 3 महीने बाद भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मार्च 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित संस्था नेशनल इंडियन एसोसिएशन को पत्र लिखा कि उन्हें अपने भाई से इस संस्था के बारे में पता चला है और वो यानी मदनलाल इसमें शामिल होना चाहते हैं। मदनलाल के बड़े भाई कुंदनलाल बहुत पहले ही संस्था के ट्रेजरर यानी खजांची कर्जन वाइली को मदनलाल को समझाने के लिए पत्र लिख चुके थे। इस संस्था की सचिव एमा जोसेफिन बैक ने ढींगरा से संपर्क साधा और ढींगरा नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यह संस्था सीधे बर्तानिया के सम्राट के अधीन काम करती थी और भारत में लंबी नौकरी कर रिटायर हो चुके ब्रिटिश अधिकारी इसका संचालन करते थे। इस संस्था की ओर से आलीशान पार्टियां हुआ करती थी जिनमें ये अधिकारी और भारत के अंग्रेज परस्त गणमान्य व्यक्ति शामिल हुआ करते थे। 1909 में लंदन की कैबिनेट में भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले के एडीसी सर विलियम हटकर्जन वाइली की आयु 61 वर्ष थी। उन्हें भारत में मिलिट्री और सिविल दोनों सेवाओं का लंबा अनुभव था। अवध, अफगानिस्तान, मद्रास, नेपाल, अजमेर और मारवाड़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद उन्हें 1901 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी ब्रिटिश कैबिनेट के भारत मामलों के मंत्री का पॉलिटिकल एडीसी यानी राजनीतिक सचिव बनाया गया था। उधर सावरकर से बात करने के बाद ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या करने का निर्णय लिया। ढींगरा ने 23 जनवरी 1909 को हैटन गार्डन पोस्ट ऑफिस में जाकर रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। लाइसेंस जल्दी ही मिल गया और 3 दिन बाद 26 जनवरी को ढींगरा ने मैसर्स गोमेज से 3 पाउंड और 5 शिलिंग में एक ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्तौल खरीदी। फिर ढींगरा ने टोटेनहैम कोर्ट रोड स्थित फनलैंड से पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली। वो रोज प्रैक्टिस करते और रोज डायरी में हिसाब रखते कि आज कितनी गोलियां निशाने पर लगी हैं। जल्दी ही ढींगरा का निशाना पक्का हो गया। अब उन्हें कर्जन वाइली को मारने के लिए सही मौके की तलाश थी। जून में ढींगरा को पता चला कि 1 जुलाई को इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की तरफ से गर्मियों की सालाना पार्टी एट होम दी जा रही है। ढींगरा ने संस्था की सचिव मिस बैक से संपर्क किया और इस पार्टी का निमंत्रण पत्र हासिल कर लिया।
29 जून को बिपिन चंद्र पॉल के घर पर सावरकर ढींगरा से मिले और दोनों ने करजन वायली की हत्या के बाद दिए जाने वाले बयान पर चर्चा की। सावरकर ने ढींगरा को एक 32 बोर ऑटोमेटिक बेल्जियन ब्राउनिंग पिस्तौल देते हुए कहा कि असफल हो गए तो मुंह मत दिखाना। 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे ढींगरा घर से निकले। लगभग 5 बजे वो टोटेनहेम की शूटिंग रेंज पहुंचे। वहां उन्होंने रोज की तरह 12 गोलियां दागी। आज उनका निशाना काफी बेहतर था। आज 12 में से 11 गोलियां निशाने पर लगी थी। उन्होंने सारी गोलियां 3 वर्ग इंच में दागी थी। अपनी प्रैक्टिस में वो हमेशा कोल्ट रिवॉल्वर का ही इस्तेमाल करते थे। इस रिवॉल्वर की खासियत ये थी कि गोली के चलने के बाद खाली कारतूस बाहर निकल आता था और दूसरा भरा हुआ कारतूस अपने आप मैगजीन से ऊपर उठकर आगे आ जाता था। घर आकर ढींगरा शाम को होने वाली पार्टी की तैयारी में लग गए। उन्होंने सूट पहना, टाई बांधी और नीले रंग की सिल्क की पगड़ी सिर पर बांधी। उस वक्त उनके कोल्ट रिवॉल्वर में 8 और बेल्जियन ब्राउनिंग पिस्टल में 6 गोलियां थी। इसके अलावा उन्होंने 5 कारतूस और एक चाकू भी अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने अपने हस्तलिखित बयान की एक कॉपी भी अपनी जेब में डाली और एक कमरे में ही छोड़ दी। 8:45 पर उन्होंने टैक्सी ली और इंपीरियल इंस्टीट्यूट की तरफ निकल गए। 9 बजे ढींगरा इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में दाखिल हुए, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें ख्याल आया कि वो अपना निमंत्रण पत्र तो घर पर ही भूल आए हैं। फिर भी बिना किसी हड़बड़ी के उन्होंने संस्था की सचिव मिस बैक से संपर्क किया और संस्था के सहायक सदस्य होने के नाते अतिथि पुस्तिका में हस्ताक्षर कर अंदर आ गए। ठीक उसी वक्त उनके एक साथी कोरेगांवकर भी अपनी पिस्तौल छिपाकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट के आसपास ही पहुंच गए थे। उस शाम पार्टी में कोई 200 लोग थे। सर चार्ल्स और लेडी लॉयल मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। पार्टी में उस वक्त सर स्टुअर्ट, लेडी बेले, सर लेजले, लेडी प्रोबिन, सर फ्रेडी, सर कवासी जहांगीर, राजकुमारी सोफी और दलीप सिंह मौजूद थे, पर करजन वायली कहीं नहीं दिख रहे थे। मदनलाल ढींगरा बड़े खुशनुमा अंदाज में मिस बैक को अपनी पढ़ाई, व्यस्तता और इम्तिहान के बारे में जानकारी देते रहे और बीच बीच में मुख्य द्वार की ओर देखते रहे, क्योंकि उधर ही से करजन वायली को आना था। लेकिन उस शाम करजन वायली सेवॉय होटल में बम्बई मिल एसोसिएशन के चेयरमैन फजल भाई करीम भाई इब्राहिम के साथ खाना खा रहे थे। 11 बजे के बाद ढींगरा ने अचानक करजन वायली को मुख्य द्वार से पार्टी में आते हुए देखा। करजन वायली तुरंत सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले गए। तब तक मेहमान जाना शुरू हो गए थे। कुछ देर बाद लेडी वायली और फजल भाई इब्राहिम सीढ़ियों से नीचे उतरकर क्लॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए चले और करजन वायली ने भी मेहमानों से विदा लेने के लिए नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन एक भारतीय जिससे वो पहले नहीं मिल सके थे, उससे मिलने के लिए वो सीढ़ियों के नीचे खड़े हो गए। यह भारतीय मदनलाल ढींगरा ही थे। दोनों के बीच की दूरी कोई गज भर की रही होगी। ढींगरा ने अपनी आवाज़ धीमी की और करजन वायली उनकी तरफ झुके। इसी समय मदनलाल ढींगरा ने अपना हाथ उठाया और करजन वायली के चेहरे की ओर निशाना लगाकर ठीक 11:10 पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। दाईं आंख, चेहरे और बाईं आंख के नीचे गोली लगते ही करजन वायली वहीं गिर गए। डॉक्टर कवास जी लाल काका, जो बंबई से थे और शंघाई में रह रहे थे, वो भी उस शाम पार्टी में थे। जैसे ही वो ढींगरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, ढींगरा ने 2 गोलियां आत्मरक्षा में उन पर भी दाग दी और वो भी गिर पड़े। करजन वायली की मृत्यु तो गोली लगते ही हो गई, जबकि डॉक्टर लाल काका की मौत एम्बुलेंस में डालने के कुछ देर बाद हुई। इसके बाद रिवॉल्वर में 2 गोलियां और थी, पर ढींगरा ने
और गोलियां नहीं चलाई। मिडिल टेम्पल के छात्र मनमोहन सिन्हा, अंग्रेज विलियम थॉरबर्न और लेस्ले प्रोबिन ने ढींगरा को पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, जिसका ढींगरा ने कोई खास विरोध नहीं किया। इस छीना झपटी में ढींगरा का चश्मा गिर गया और उन्होंने बड़े शांत तरीके से अपना चश्मा वापस मांगा। बाद के बयानों में सभी गवाहों ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद मदनलाल ढींगरा ने बहुत शांत और धैर्य का व्यवहार किया, जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो। उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया गया और ब्रिटिश सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक चार्ल्स रोलस्टोन द्वारा उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से एक ब्राउनिंग पिस्तौल, कुछ कारतूस, एक खंजर, कुछ पैसे, चाबियां, एक रुमाल, केस में बंद एक चश्मा, दस्तानों का एक जोड़ा और एक हस्तलिखित कागज मिला, जो उनका पहले से तैयार बयान था। जब रोलस्टोन ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो ढींगरा ने कहा कि इसका जवाब वो पुलिस को देंगे। कर्जन वाइली के मृत शरीर को उनके घर 10 आंसलो स्क्वायर भेज दिया गया, जबकि डिटेक्टिव सर्जेंट फ्रैंक एवले ढींगरा को लेकर वॉल्टन पुलिस स्टेशन आए, जहां सुबह 3 बजे सिग्नल इंस्पेक्टर चार्ल्स लॉस ने ढींगरा को उन पर लगे हत्या के आरोप पढ़कर सुनाए। उन पर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया।